हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है बच्चों, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो मैंने ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर पहला बात करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, होता क्या है, पहले विवर्तन की शक्तियां आप सभी को पता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है वो हमारा असमान है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। इस असमानता के पीछे जो है उसका मुख्य कारण क्या है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां क्या है बच्चों, जिम्मेदार है, जिसके कारण आप हमारी पृथ्वी के ऊपर ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा दृश्य देखते हो, है ना। इसके साथ साथ ये शक्तियां क्या करती है बच्चों, स्थल मंडल के साथ या प्लेटों को क्या करती है, मोशन करती है, यानी गतियां देती हैं। जिससे क्या होता है, धरातल पर अलग अलग प्रकार के स्थल रूपों की रचना होती है। और पृथ्वी का धरातल क्या हो जाता है बच्चों, हमारा असमतल हो जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा रहा था, जो महाद्वीप महासागर वाला चैप्टर था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को हमारी पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियां होती है, जो हमारी पृथ्वी पर जो प्लेटें होती है उनको चलायमान बनाती है ना। तो इन्हीं शक्तियों को हम विवर्तन की शक्तियां कहते हैं, टेक्टोनिक फोर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं भू आकृतिक प्रक्रिया। तो याद रखिए बच्चों, अंतर्जनिक और आंतरिक शक्तियां और बहिर्जनिक, जिसे हम बाहरी शक्तियां कहते हैं, इस खेल से हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं और बिगड़ती हैं। ठीक है, अंतर यानी आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां क्या होती है, जिम्मेदार होती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं पृथ्वी के धरातल पर क्या होती है बच्चों, लगातार चलती रहती है। और इन्हीं को ही भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। और धरातल पर दिखाई देने वाली जो समस्त जो भू आकृतियां है ना बच्चों, ये दो बलों के कारण दिखाई देती है। आपको जितने भी पहाड़ पर्वत झरने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के मुख्य दो कारण है जिनके कारण बनती है। जैसे कौन से दो बल होते हैं, जैसे पहले होता है जैसे बहिर्जनिक बल, ठीक है, और एक होता है बच्चों अंतर्जनिक बल। ठीक है, दो प्रकार के बल होते हैं बच्चों, बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल में क्या होगा, जैसे सूर्य हो गए, हवा हो गई, नदियां हो गई, इन सब के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, और अंतर्जनिक का मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होता है बच्चों, निरंतर जो मतलब जैसे कोई सपोज का समतल भूमि है, यानी यही दो कारण होते हैं जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की दो अलग अलग आकृतियां बनती हैं, जिसे हम बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल कहते हैं। आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं अंतर्जनिक बल। तो बच्चों, अंतर्जनित बल में दो चीजें आती हैं। पहला आता है पटल विरूपण और दूसरा आता है ज्वालामुखी ज्वालामुखीयता। अब इन दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो बाहरी बल आता है, बाह्य बल में क्या आता है बच्चों, जैसे अपक्षय हो गया, अपवर्तन और निक्षेपण हो गया, या बृहत् संचलन हो गया। ठीक है, ये हमारे बाह्य बल में आते हैं। अब आप बोलोगे ये सब होता क्या है, चलिए इस सब चीजों के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। पहले अंतर्जनिक प्रक्रिया में पटल निरूपण के बारे में बात करते हैं। पटल निरूपण का मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे हमारी जो ऊपर पट्टी होती है, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, जिस पर झुकाव होता है, वलन होता है, भ्रंश यानी भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, खाइयां बन जाती हैं, और धरातल पर क्या दिखाई देती है बच्चों, असमानता दिखाई देती है। उसका मुख्य इसी को ही हम कहते हैं पटल निरूपण। ये प्रक्रिया क्या होती है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत बच्चों धीमी गति से चलती है। ऐसा नहीं है आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं, ये बहुत धीमी गति से ये प्रक्रिया चलती है, और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय बाद क्या होता है बच्चों, दिखाई देता है। जैसे अगर बात की जैसे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, यानी स्थानीय हवाओं के ये स्थानीय क्या होता है बच्चों, जो भूकंप उत्पन्न होता है, जिससे खाइयां भ्रंश या वलन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आता है जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। आप सभी को पता है ना, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से जब दो प्लेटें आती हैं और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, इसी से क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण होता है। तीसरा होता है परपट्टी प्लेट के जो क्षैतिज संचलन में क्या होता है, विवर्तन की, जैसे कि अब जो प्लेटें जो होती है वो क्षैतिज दिशा में यानी सीधी दिशा में क्या होती है, चलायमान होती है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, धरातल के बड़े भाग का उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीपों की रचना संबंधित प्रक्रिया भी इसमें शामिल होती है। जैसे आपने देखा ना, महासागर महाद्वीप किस प्रकार से बने,
वो भी इसी के यानी पटल विरूपण के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखीयता का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मली आप सभी को तो ये बात तो पता होगी कि यानी जो ज्वालामुखी है, ठीक है ना, ज्वालामुखी से जब लावा फव्वारे की तरह ये जब फटता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखीयता अलग होता है। पृथ्वी पर सबसे ऊपरी सतह में बनी जो दरार होती है, छिद्र होता है, उससे नीचे से क्या हो, जो पिघला हुआ पत्थर या अन्य सामग्री जैसे लावा और गैस क्या होता है बच्चों, बाहर की ओर आता है, यानी ज्वालामुखी के बाहर की ओर आता है और जो उसके साइड में जो जम जाता है शैलो के रूप में, इसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी से जब वो फटता है ज्वालामुखी, तो वो तो अलग है ज्वालामुखी, लेकिन जब लावा, जब जो मैग्मा होता है हमारी पृथ्वी पर जब आता है उसे लावा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब लावा आकर जब जम जाता है उसके आसपास तो उसे हम ज्वालामुखीयता कहते हैं, है ना। जैसे मैं बताया, लावा का ऊपर आना और वहां जमकर ठोस रूप लेना ही, दोनों ही प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, जिसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं अपक्षय के बारे में कि भैया अपक्षय क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया क्या बच्चों, जो ये मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक बल हैं। ठीक, अब बाह्य बल के बारे में बात करते हैं। बाह्य बल में पहला आता है अपक्षय। अब अपक्षय का मतलब क्या होता है। अपक्षय वह यांत्रिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया होती है बच्चों, जिसके कारण जो शैलें होती है, चट्टानें होती हैं, वो टूटने फूटने लग जाती हैं, है ना, विखंडित हो जाती हैं, उसे अपक्षय कहते हैं। याद रखिएगा, 3 शब्द याद रखिएगा, अपक्षय, मृदा अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक है ना। अपरदन का मतलब क्या होता है, नदियों द्वारा, हवाओं द्वारा क्या उन चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जहाँ वो चट्टाने जो टुकड़े होते हैं ना, जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उसे निक्षेपण कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, अपक्षय को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा समझते हैं। जैसे एक होता मतलब ये 3 प्रकार टाइप से होते हैं, जैसे अपसल्कन होता है, संकुचन और विस्तारण विस्तारण होता है, हिमकरण और तुषार वेल्डिंग होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि होता क्या है ये। पहला अपसल्कन। अपसल्कन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो चट्टाने जो होती है ना बच्चों, चट्टानों की जो ऊपरी परत होती है वो प्याज की छिलकी की तरह उतरती है और ऐसे गुंबद आकार की आकृति ले लेती है। इनके ऊपर क्या होता है, परत क्या होता है, अपरदन के कारण हट जाती है। मैंने बताया ना, अपरदन की क्रिया होगी कैसे, हवा द्वारा या नदियों द्वारा। तो हवा के द्वारा इनकी ऊपर वाली जो पट्टी है ना वो हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, परतदार पट्टियों का निर्माण होता है, जिसे अपसल्कन कहते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं। दूसरा आता है जो संकुचन और विस्तारण। यानी क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, शैलों में जो मौजूद जो खनिज होता है ना, उनका तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, जिसके कारण वो फैलता है, और तापमान कम होने के कारण वो सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने के कारण जो होते हैं, चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संकुचन और विस्तारण। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है, नेक्स्ट बात करते हैं हिमकरण व तुषार वेल्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हिमकरण और तुषार वेल्डिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कई बार शैलों में जम जाती है, दरार आ जाती है, और दरारों में कई बार क्या होता है, जल जम जाता है, और तापमान गिरने से क्या होता है, ये जल क्या होता है, बर्फ के रूप में जम जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हो। और हिम बनने से क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, यानी जो उसका सरफेस एरिया है ना बच्चों, बढ़ जाता है, जो शैलों पर क्या करता है, दबाव डालता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से क्या होती है, यानी जब वो, अब वो बर्फ जो है उसके अंदर जब वो पिघल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानें टूटने लग जाती हैं, है ना, अभी बताया ना, शैलों का फैलना और सिकुड़ने के कारण चट्टानें टूटने लग जाती हैं। इसी को कहते हैं हिमकरण व तुषार वेल्डिंग। अब बात करते हैं अपक्षय। यानी अपक्षय याद रखिए बच्चों, अपक्षय 2 प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक अपक्षय, एक होता है भौतिक अपक्षय। अब बात करते हैं मतलब क्या होता है रासायनिक अपक्षय का, मतलब क्या होता है बच्चों। रासायनिक अपक्षय को निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा नमक में जो एक डली को आधे स्थान पर रखने से क्या होता है, वो गल कर खत्म हो जाता है ना। अगर नमक आप कहीं भी बाहरी स्थान पर रख दो, किसी चीज में रख दोगे तो गला देगा। या लोहे को खुला स्थान पे हम छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जंग लग जाता है। तो वो भी एक रासायनिक अपक्षय का ही प्रकार है, धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। नमक का गलना और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, और यही प्रक्रिया चट्टानों के साथ भी होती है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय के आखिर प्रकार कितने होते हैं। तो पहला होता है विलयन या सोल्यूशन। आपने देखा होगा, आपने 9-10 से भी पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें क्या होता है, चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के जो खनिज होते हैं,
ठीक है ना, वो घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। और इस तरीके से क्या होता है, जब अधिक वर्षा हो जाती है बच्चों, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसे खनिजों से युक्त जो शैलें होती हैं वो टूटने फूटने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है, खनिजों को निकालने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। दूसरा आता है कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे वर्षा के जल में जो घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे वर्षा का आ रहा जल, ठीक है, बारिश हो रही है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी वर्षा के पानी में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जिसके कारण कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये अम्ल क्या करती है, जो चट्टाने जो बनी हो ना, चूने से बनी होती है, वो क्या करती है, पूरी तरीके से घोल देती है उसे। इसीलिए कई बार चट्टाने टूट फूट जाती हैं, कई बार तो लुप्त भी हो जाती है चट्टाने। ठीक है बच्चों। तीसरा आता है बच्चों जल योजन। अब जल योजन का मतलब क्या होता है, कुछ चट्टाने जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को क्या करती है बच्चों, सोख लेती है। ठीक है ना, जैसे कैल्शियम सल्फेट से बनी चट्टाने जो होती है बच्चों, वो जल को सोख लेती हैं और फैल जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, और फिर बाद में क्या होते हैं, टूटने फूटने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल योजन कहते हैं। इस चित्र में भी आपको इसी प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण नाम से सुना, ऑक्सीजन से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीकरण से